नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक ब्राह्मण के ऊपर निर्धारित है जो लोगों को ठगता है और चोरी करता है। चलिए जानते हैं आखिर वह ऐसा क्यों करता है, ब्राह्मण होकर वह चोरी करता क्यों है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली नई और दिलचस्प कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पालनपुर नामक गांव में मोहन और सोहन दो भाई साथ रहते थे। दोनों में गहरा स्नेह था, परंतु उनके जीवन में कठिनाइयों का भी बसेरा था। मोहन, जो कुछ समय से टांगों से चलने में असमर्थ था, अक्सर आंगन में बैठा रहता। गर्मियों की तपती दोपहर थी। मोहन घर के आंगन में खाट पर लेटा था, जबकि सोहन बाजार से आमों की एक टोकरी लेकर लौटा। सोहन ने हंसते हुए कहा, भैया देखो, आम लेकर आया हूँ। इस मौसम में मीठे मीठे आम खाने का मजा ही अलग है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि काश कोई मुझे आम लाकर देता, तो इस तपती गर्मी में दिल को ठंडक मिलती। सोहन ने आमों को देखते हुए चुटकी ली। तू तो हर वक्त दिमाग का भूसा भरने में लगा रहता है, तुझे मेरे दिमाग की जरूरत है। मोहन हंसते हुए बोला, तेरा दिमाग? अरे, मुझे तेरी हाइट चाहिए। सोहन ने हंसते हुए दो आम मोहन को दिए और बोला, ले, खा और खुश हो जा, लेकिन याद रखना, तुझे सोहन भाई नहीं कहूँगा। मोहन ने आम पकड़ लिए और गेट के पास बैठकर जोर जोर से खाने लगा। सोहन ने उसकी शरारतों को नजरअंदाज करते हुए कहा, कल गुरुजी आ रहे हैं, सारी तैयारियां कर लेनी है। अगले दिन जब गुरुजी घर पहुँचे, सोहन आंगन में झाड़ू लगा रहा था। गुरुजी ने आंगन में कदम रखते ही पूछा, कैसे हो बेटा? सोहन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं तो ठीक हूँ, आपकी यात्रा कैसी रही? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी रही, पर तुझे देखकर लग रहा है तू मोटा हो गया है। सोहन झेंपते हुए बोला, क्या करूं गुरुजी, चलने फिरने का वक्त ही नहीं मिलता। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, बेटा, मोटापा हर बीमारी की जड़ है, ना खुद के लिए अच्छा ना दूसरों के लिए। भगवान का बुलावा आएगा तो खुद की टांगों पर जा नहीं पाएगा, दूसरों की टांगे मत तुड़वाना। उधर पड़ोस में लीला अपने आंगन में सब्जियां काट रही थी। उसने दूर से गुरुजी को देखा और पड़ोसन से बोली, तुझे पता है, मोहन भैया के घर उनके गुरुजी आए हैं, बड़े ज्ञानी लगते हैं, कल मैं भी उनसे मिलने जाऊंगी। पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी आवाज दे देना, हम साथ चलेंगे। रात का सन्नाटा था। मोहन और गुरुजी आंगन में चटाई पर बैठकर भोजन कर रहे थे। मोहन ने गर्म गर्म रोटियां और सब्जी परोसी। गुरुजी ने एक कौर चखते हुए कहा, वाह मोहन, तुम्हारा खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लगता है अब तुमने पकाने में महारत हासिल कर ली है। मोहन सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद गुरुजी, यह सब आपका आशीर्वाद है, आप आज यहीं विश्राम करें। सारा घर नींद में डूबा हुआ था। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के साथ एक नई शुरुआत हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने देखा कि पड़ोस की लीला अपनी सहेली कांता के साथ आई है। उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा, आओ, अंदर आओ। कांता ने गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि आप लोगों की परेशानियाँ दूर करते हैं। मेरे पति रोज शराब पीकर आते हैं और मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। इस रोज रोज के तमाशे से मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इसे मन से अपनाना और धैर्य रखना।
परिणाम तुम खुद देखोगी। कांता ने आंखों में उम्मीद लिए गुरुजी को प्रणाम किया और घर लौट गई। गुरुजी ने कांता को 2 पुड़ियां दी, बड़ा वाला दोपहर में और छोटा वाला रात को सोने से पहले अपने पति को दे देना, बाकी भगवान पर छोड़ दो। कांता ने वैसा ही किया। रात को उसके पति रमेश बिना शराब पिए घर लौटे। कांता चौंक गई। उन्होंने प्यार से खाना मांगा और बिना किसी झगड़े के खा पी कर सो गए। कांता ने सोचा, क्या सच में गुरुजी का टोटका काम कर रहा है? धीरे धीरे रमेश का व्यवहार बदलने लगा। अब वह कांता से प्यार से बात करने लगा और शराब से दूरी बनाने लगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई गुरुजी की चमत्कारी सलाह की चर्चा करने लगा। एक दिन गांव की ठाकुराइन अपने गंभीर चेहरे और भारी दिल के साथ गुरुजी के पास आई। गुरुजी, मेरा भी एक दुख है। मेरे पति घर पर रुकते ही नहीं, बस काम में डूबे रहते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि उन्होंने आखिरी बार मुझसे प्यार से बात कब की थी। गुरुजी ने उसे आश्वासन दिया, बेटी धैर्य रखो, आज से ही तुम्हें बदलाव नजर आएगा, सब ठीक होगा। बस भगवान पर विश्वास रखो, धन और सुख भी समय पर तुम्हारे पास आएंगे। गुरुजी की सलाह और उपाय से धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई उनकी बुद्धिमत्ता और सादगी की प्रशंसा करने लगा। गुरुजी ने लोगों को यह सिखाया कि समस्याओं का हल धैर्य, विश्वास और समझदारी से ही संभव है। अगली सुबह ठाकुराइन अपने कमरे में नहाकर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके पति मुंशी जी कमरे में खड़े हुए थे। उनकी आंखों में थकावट के साथ साथ एक गहरी शांति भी झलक रही थी। मुंशी जी ने ठाकुराइन की ओर देखते हुए कहा, मैंने सोच लिया है कि अब कुछ दिन घर पर आराम करूंगा। जब देखो काम में लगा रहता हूँ, शायद अब वक्त है कि खुद को भी थोड़ा सुकून दूं। ठाकुराइन के चेहरे पर संतोष की झलक आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छा निर्णय है। अब आप घर पर आराम करिए। आपको जो भी चाहिए बस मुझे कहिए। खाने में क्या मन हो वो भी मुझे बताइए, मैं सब कुछ इंतजाम करूंगी। मुंशी जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सच में गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक होता जा रहा है। उनका धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं आता। इसके बाद ठाकुराइन ने गांव की औरतों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, गुरुजी इतने ज्ञानी और नेकदिल इंसान हैं। उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें अपने घर बुलाएं और गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित करें, ताकि सभी को गुरुजी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिल सके। गांव की औरतों ने इस विचार की सराहना की। ठाकुराइन ने उसी दिन गुरुजी को आमंत्रित करने का फैसला किया। कुछ गांव वालों को साथ लेकर वह मोहन के घर पहुंची। प्रणाम गुरुजी, ठाकुराइन ने झुककर कहा, हमने अपने घर पर एक आयोजन रखा है जिसमें हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। कृपा करके आप अवश्य पधारें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी यह तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं अवश्य आऊंगा। गांव के सभी लोग ठाकुराइन के घर पर इकट्ठा हुए। जगह जगह रंगीन तोरण और दीपों से घर सजाया गया था। ठाकुराइन ने गुरुजी का विधिवत स्वागत किया। गुरुजी ने सभी की समस्याओं को सुना और उनके समाधान बताए। फिर उन्होंने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया और प्रसाद वितरित किया। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और संतोष की भावना के साथ अपने अपने घर लौट गए। गबरू, जो वहां उपस्थित था, अचानक एक अजीब आवाज सुनकर चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग बेसुध होकर अपने घर का कीमती सामान लेकर किसी दिशा में जा रहे थे। गबरू ने उनकी इस हरकत पर संदेह किया। उसने घंटियां बजाईं और आवाज का पीछा करना शुरू किया। जल्द ही वह एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां उसने देखा कि गांव के लोग एक रहस्यमय आदमी के वश में थे। वह आदमी उन्हें सम्मोहित कर उनके घरों का सारा कीमती सामान लूट रहा था। गबरू ने साहस से चिल्लाते हुए कहा, रुको, यह सब क्या कर रहे हो? इन लोगों को छोड़ दो।
रहस्यमय आदमी ने गुस्से में कहा, पकड़ो इस लड़के को भी, इसे बांध दो। लेकिन गबरू ने हार नहीं मानी। उसने जोर जोर से घंटियां बजाईं, जिससे सभी लोग अचानक होश में आ गए। लोग अपनी कीमती चीजें बचाने के लिए उस रहस्यमय आदमी के खिलाफ खड़े हो गए। गांव के उस सुनसान मैदान में जहां सारा गांव एकत्रित था, हर किसी के चेहरे पर अनिश्चितता और चिंता के भाव थे। गबरू ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से सबकी आंखें खोल दी थीं। ठाकुर साहब ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ कैसे और क्यों खड़े हैं? गबरू ने बिना घबराए जवाब दिया, ठाकुर साहब, ये लोग चोर हैं। इन्होंने हम सबको अपने वश में कर लिया था और हमारा सारा धन चुराने की योजना बनाई थी। ये धन बैलगाड़ी में रखा हुआ है। गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने मोहन और गुरुजी की ओर देखा, जो चुपचाप खड़े थे। ठाकुर साहब ने गुस्से से पूछा, यह सब क्यों किया तुम दोनों ने? लोग तो तुम्हारी इज्जत करते थे। मोहन ने भारी आवाज में कहा, ठाकुर साहब, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। गुरुजी ने अपनी दवाइयों और मेरी योजना के जरिए सभी को वश में किया। गुरुजी ने शांत स्वर में समझाया, ठाकुर साहब, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। दवाइयों के जरिए लोगों की समस्याएं हल करता हूँ। मैंने इस प्रसाद में एक औषधि मिलाई थी, जिससे आप सभी हमारी बात मानने लगे। ठाकुर साहब के आदमी ने क्रोध में आकर मोहन पर लाठी उठाई, लेकिन गबरू ने बीच में आकर उसे रोका और कहा, ठाकुर साहब, हमें सच्चाई समझनी चाहिए। गुरुजी का इरादा गलत नहीं था। गुरुजी ने आगे कहा, हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जहाँ कई अनाथ बच्चे रहते हैं। उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए हमें यह सब करना पड़ा। हमारे पास दान दक्षिणा की कमी हो गई थी, इसलिए मजबूरी में यह कदम उठाया। हमारा उद्देश्य गलत नहीं था, बस तरीका गलत था। गबरू ने कहा, लेकिन ये सबके लिए सही नहीं था। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने भाई सोहन की ओर देखते हुए कहा, भाई, मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें कभी कोई कमी न हो। मुझे माफ कर दो। सोहन ने गुस्से में जवाब दिया, भाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन पैसों से मेरा भला होगा? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरा तुम्हें माफ करना मुश्किल लग रहा है। ठाकुर साहब ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सोहन, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ही यह सब करता रहा है। वह तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है, फिर भी उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। उसे माफ कर दो। सोहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आगे से हम मिलकर सही रास्ते पर चलेंगे। ठाकुर साहब ने गबरू से पूछा, गबरू, तुम कैसे होश में आए और ये सब कैसे पता चला? गबरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैंने प्रसाद का लड्डू नहीं खाया था। मेरा लड्डू मेरी बकरी चीकू ने खा लिया था। जब मैंने देखा कि चीकू की घंटी की आवाज से वह सामान्य हो गई, तो मैंने सभी बकरियों की घंटियां उतारी और यहाँ लाकर बजाईं। घंटियों की आवाज से सभी लोग होश में आ गए। गांव वाले गबरू की बुद्धिमानी पर हंस पड़े। ठाकुर साहब ने गर्व से कहा, गबरू, तुम्हारी समझदारी के लिए मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। गुरुजी और मोहन ने मिलकर अनाथ आश्रम को बेहतर तरीके से चलाने का प्रण लिया। ठाकुर साहब ने उनकी मदद के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। धीरे धीरे गांव की सभी समस्याएं सुलझ गईं। गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। गबरू की सूझबूझ और ठाकुर साहब के न्याय ने सबकी जिंदगी बदल दी। गुरुजी और मोहन ने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ते हुए अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। आज की कहानी घर की बड़ी बहू की बुद्धिमत्ता और साहस के ऊपर निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत नगर प्रीतमपुर में
एक प्रसिद्ध और समृद्ध साहूकार धनीराम अपने बड़े परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं थीं। धनीराम का घर न केवल धन धान्य से परिपूर्ण था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी बहू ज्योति अपनी चतुराई और समझदारी के लिए पूरे परिवार में सम्मानित थी। अन्य 2 बहुएं और उनके बेटे साधारण बुद्धि के थे, लेकिन ज्योति अपने व्यवहार, कामकाज और समझ से परिवार में विशेष स्थान रखती थी। इसी वजह से धनीराम हर बड़े फैसले में ज्योति की सलाह को महत्व देते थे। धनीराम का व्यापार पूरे नगर में प्रसिद्ध था। खासकर उनके यहाँ से महल की रसोई के लिए सामग्री जाया करती थी। एक दिन महल से एक विशेष संदेश आया। राजमहल के मंत्री स्वयं धनीराम के पास पहुँचे। धनीराम जी, मंत्री ने आदर से कहा, महारानी के आदेशानुसार 3 दिवस बाद महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया जा रहा है। यह भोज हमारे पड़ोसी राज्य सोनप्रीत के महाराज, महारानी और राजकुमार के आगमन की खुशी में रखा गया है। यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। महारानी ने भोज के पकवानों की सूची पहले ही तैयार कर ली है। यह रही सामग्री की सूची। कृपया ध्यान रखना कि सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी न हो। धनीराम ने सूची को देखते हुए विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। आज तक मैंने आपके किसी आदेश में कमी नहीं आने दी है। इस बार भी समय पर सारी सामग्री आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा, आपकी यही भरोसेमंदी हमें बार बार आपके पास लाती है। वैसे यह अवसर सच में खास है। महाराज ने अपने मित्र के परिवार के साथ हमारी राजकुमारी के विवाह की चर्चा करने के लिए यह दावत आयोजित की है। धनीराम ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत ही शुभ अवसर है। महल के लिए यह काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं स्वयं सामग्री लेकर महल में उपस्थित हो जाऊंगा। मंत्री ने संतोष की सांस लेते हुए धनीराम को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। मंत्री के जाने के बाद धनीराम ने ज्योति को सारी बात बताई। ज्योति ने ध्यानपूर्वक सूची पढ़ी और उसकी तैयारियों की योजना बनानी शुरू कर दी। पिताजी, यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। सामग्री में कोई भी कमी या त्रुटि हमारे प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। हमें हर चीज का पूरा ध्यान रखना होगा। धनीराम ने गर्व से अपनी बहू की ओर देखा और कहा, ज्योति, तुम हमेशा मेरी चिंता को आधा कर देती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे नेतृत्व में यह काम समय पर और सही तरीके से पूरा होगा। इसके बाद धनीराम और ज्योति ने मिलकर सामग्री की व्यवस्था शुरू कर दी। महल की दावत के लिए उच्च गुणवत्ता की चीजें जुटाने में पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया गया। हर किसी के मन में यह सोच थी कि यह अवसर उनकी प्रतिष्ठा को और ऊंचाई देगा। मंत्री के महल लौटने के बाद धनीराम ने अपने बेटों और नौकरों के साथ मिलकर महल में भेजी जाने वाली सामग्री को एकत्रित करना शुरू किया। धनीराम के चेहरे पर जिम्मेदारी की गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने सभी को आदेश देते हुए कहा, देखो, यह सामान हमारी राजकुमारी के ससुराल से आए हुए मेहमानों के लिए भोज तैयार करने में इस्तेमाल होगा। इसलिए हर सामग्री की गहराई से जांच पड़ताल करना अनिवार्य है। याद रखना, हमारी प्रतिष्ठा इस पर निर्भर करती है। नौकरों में से एक बोला, सेठ जी, आज तक कभी भी हमारे व्यापार की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठे हैं। आप निश्चिंत रहें। धनीराम ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह सही है कि कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा अपनी गुणवत्ता बनाए रखें। छोटी सी चूक भी बड़े कलंक का कारण बन सकती है। हर चीज की बारीकी से जांच करो। नौकरों और बेटों ने अपने काम को तत्परता से शुरू कर दिया। बाहर से लाई गई सामग्री को पहले साफ सुथरा किया गया, फिर बड़े करीने से बोरियों में भरा गया। नगर के लोग धनीराम की सामग्री की गुणवत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे और आज इस प्रतिष्ठा को बनाए रखना उनके लिए एक चुनौती थी। कड़ी मेहनत और सतर्कता के साथ पूरी सामग्री महल भेजने के लिए तैयार कर दी गई। धनीराम ने सामग्री को एक आखिरी बार देखा,
और संतोष भरी नजरों से अपने बेटों और नौकरों की ओर देखा। सेठ जी, सारा सामान गाड़ियों में रख दिया गया है, अब यह बताइए कि इसे महल तक कौन लेकर जाएगा? एक नौकर ने पूछा। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, इस बार मैं स्वयं इसे महल तक लेकर जाऊंगा। यह काम बेहद महत्वपूर्ण है और मैं इसे किसी और पर नहीं छोड़ सकता। महल में भोज का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सोनपत के महाराज, महारानी और राजकुमार बड़े सम्मान के साथ दावत में शामिल हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। भोजन करते समय सोनपत के राजकुमार अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर असहजता के भाव थे। महल के सभी लोग हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ राजकुमार, आप ठीक तो हैं? पालमपुर के महाराज ने चिंता जताते हुए पूछा। राजकुमार ने अपना मुंह खोलकर एक टूटा हुआ दांत और पत्थर का एक टुकड़ा दिखाया। यह देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। सोनपत के महाराज के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। यह क्या मजाक है? क्या आपने हमें अपमानित करने के लिए आमंत्रित किया है? यह असहनीय है। प्रीतमपुर के महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मित्र, यह सब अनजाने में हुआ है। कृपया हमारी बात सुने। हम दोषी को कड़ी सजा देंगे। लेकिन सोनपत के महाराज और महारानी इस अपमान से बेहद आहत थे। बस बहुत हुआ। हम अपने बेटे को इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकते। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए महारानी। सोनपत का राज परिवार महल छोड़कर अपने नगर लौट गया। प्रीतमपुर के महाराज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यह घटना न केवल नगर के लिए बल्कि धनीराम के व्यापार के लिए भी बड़ी समस्या बन गई। राजा का क्रोध चरम सीमा पर था। उन्होंने मंत्री को डांटते हुए कहा, हमने आप सभी को इस आयोजन की महत्ता पहले ही समझा दी थी, फिर भी आपकी लापरवाही के कारण आज हमने न केवल अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर बल्कि अपने राज्य के सबसे प्रिय मित्र को भी खो दिया। यह अक्षम्य है। इसका जो भी कारण हो, उसे कठोर दंड मिलेगा। आप तुरंत पता लगाइए कि यह चूक किसकी थी। कल सुबह राज्यसभा में अपराधी को हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि आप इसमें असफल रहे तो आपको भी इस गलती का दंड भुगतना होगा। यह हमारा आदेश है। मंत्री यह सुनकर भयभीत हो गए और तुरंत दोषी का पता लगाने में जुट गए। अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने रसोइयों को पकड़ लिया। रसोइयों ने अपनी जान बचाने के लिए धनीराम का नाम ले लिया। मंत्री ने धनीराम को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, धनीराम, यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारी राजकुमारी का विवाह और राज्य की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। अगर तुमने अपने सामने सामग्री की जांच कराई होती तो यह घटना न होती। अब इस अपराध का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। धनीराम ने सिर झुकाकर कहा, मंत्री जी, आपकी बात सही है। मैंने यह जिम्मेदारी ली थी और मुझे अपनी चूक स्वीकार है। मैं दंड के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राज्यसभा में महाराज ने धनीराम के लिए कठोर दंड सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि धनीराम और उसका परिवार राज्य से निष्कासित किया जाए। महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर छोड़ते समय धनीराम और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर पर पहने वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। धनीराम विवश था। उसने घर लौटकर अपने परिवार को महाराज के आदेश के बारे में बताया। पूरा परिवार गहरे दुख में था, लेकिन किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले धनीराम की बड़ी बहू ज्योति ने सिपाहियों से निवेदन किया, क्या हम अपने साथ रास्ते के लिए कुछ रोटियां ले जा सकते हैं? सिपाहियों ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, लेकिन केवल रोटियां, इसके अतिरिक्त कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए आभार व्यक्त किया। फिर उसने चतुराई से आटा गूंथकर उसमें 4 बहुमूल्य माणिक्य छिपा दिए। उसने उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। जब परिवार नगर छोड़ने लगा
तो सिपाहियों ने उनकी पोटली की तलाशी ली। पोटली में केवल रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। धनीराम और उसका परिवार नगर से विदा हो गए। दिन भर की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद परिवार एक नए नगर में पहुंचा। वहां उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां उन्होंने रात भर विश्राम करने का निर्णय लिया। रात भर के विश्राम के बाद अगली सुबह धनीराम ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, हम अब इस धर्मशाला में अधिक समय नहीं बिता सकते। हमें जीवन के लिए भोजन और वस्त्रों का प्रबंध करना होगा। इसलिए आप सभी अपने अपने आभूषण मुझे दे दें। मैं उन्हें बेचकर कुछ धन एकत्र करता हूँ, ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, बड़ी बहू ज्योति आगे बढ़ी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक माणिक्य निकालते हुए कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लीजिए माणिक्य, इसे बेचकर धन का प्रबंध कर लीजिए। इससे रहने के लिए घर, भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही आप अपने व्यापार को भी फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। धनीराम ने आश्चर्य और गर्व से ज्योति की ओर देखा। ज्योति, तुम्हारी दूरदर्शिता और चतुराई ने आज हमें एक नई राह दिखाई है। यदि तुमने यह माणिक्य न बचाया होता तो शायद हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाती। मैं अभी इस नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाता हूँ और इस माणिक्य को बेचकर धन का प्रबंध करता हूँ। तुम सब यही मेरी प्रतीक्षा करना। धनीराम नगर के सबसे प्रसिद्ध जौहरी के पास पहुँचे। जौहरी एक चतुर लेकिन लालची व्यक्ति था। जब धनीराम ने माणिक्य दिखाया तो जौहरी की आंखें चमक उठीं। उसने उस दुर्लभ और बहुमूल्य माणिक्य को देखकर मन ही मन उसे हथियाने की योजना बनाई। जौहरी ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, यह माणिक्य अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। इसके लिए मुझे घर से धन मंगाना पड़ेगा। आप थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत प्रबंध करता हूँ। जौहरी ने धनीराम को एक साधारण सी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत से बनी थी और जिसमें एक गद्दा रखा हुआ था। लेकिन वह कुर्सी एक गुप्त जाल थी। कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने तक जाता था। जैसे ही धनीराम उस कुर्सी पर बैठे, कच्चे सूत टूट गए और धनीराम सीधे तहखाने में गिर गए। इससे पहले कि धनीराम संभल पाते, जौहरी ने जल्दी से छेद को एक भारी पत्थर से बंद कर दे और उस पर पहले की तरह कुर्सी रख दी। जौहरी ने माणिक्य को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और बाहर सामान्य तरीके से व्यवहार करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धनीराम, जो अब तहखाने में कैद थे, अपने परिवार और हालात को सोचकर चिंतित थे। इधर धर्मशाला में पूरा परिवार धनीराम की प्रतीक्षा करते करते परेशान हो चुका था। दिन ढलने लगा, लेकिन धनीराम का कहीं अतापता नहीं था। सभी चिंतित और बेचैन हो गए। बड़ी बहू ज्योति ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी अभी तक वापस नहीं लौटे। यह सामान्य बात नहीं है। उसने अपने पति से कहा, यह लो, यह दूसरा माणिक्य, इसे लेकर बाजार जाओ और पिताजी को खोजो। अगर वह मिल जाए तो यह माणिक्य वापस ले आना, लेकिन यदि वह न मिले तो इसे बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र लेकर आना। ज्योति के पति ने उसकी बात मानी और माणिक्य लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने सबसे बड़े और प्रसिद्ध जौहरी के बारे में जानकारी ली। लोगों ने उसे उसी जौहरी का पता बताया जिसके पास धनीराम पहले गया था। ज्योति का पति जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने माणिक्य दिखाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे यह माणिक्य बेचना है। क्या आप इसकी सही कीमत बता सकते हैं? जौहरी, जो पहले ही लालच में डूबा हुआ था, मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, लगता है यह भी उसी सेठ का बेटा है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बिना दाम दिए मुझे 2-2 अनमोल माणिक्य मिल गए। जौहरी ने सौम्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें इसकी सही कीमत दूंगा। तुम सही जगह आए हो, थोड़ा धैर्य रखो। जौहरी ने ज्योति के पति को भी उसी कच्चे सूत की कुर्सी पर बैठने को कहा।
और वही चाल दोहराया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, कुर्सी टूट गई और वह सीधे तहखाने में गिर गया। नीचे अंधेरे में गिरने पर उसने देखा कि उसके पिता धनीराम पहले से ही वहाँ बंद थे। धनीराम ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या हुआ? ज्योति के पति ने सारी बात बताई। धनीराम ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जौहरी बहुत धूर्त और लालची है। उसने हमें धोखा दिया है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। इधर धर्मशाला में जब ज्योति का पति भी वापस नहीं लौटा तो ज्योति की चिंता और बढ़ गई। उसने परिवार के सदस्यों को भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था के लिए अपने आभूषण बेचे और सबको समझाते हुए कहा, आप सभी यहीं रहें, जब तक मैं वापस न लौटूं। कोई भी धर्मशाला से बाहर न निकले। मैं स्वयं पिताजी और अपने पति को खोजने बाजार जा रही हूँ। उसकी दृढ़ता और साहस ने परिवार को थोड़ी राहत दी। सभी जानते थे कि ज्योति की बुद्धिमत्ता और निडरता उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। ज्योति ने अपनी पोटली संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बाजार की ओर चल दी, जहां उसकी परीक्षा और भी कठिनाइयों का सामना करने वाली थी। धनीराम और उनके बेटे की खोज में निकली ज्योति ने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को मात देने का निश्चय कर लिया था। धर्मशाला में परिवार को आश्वासन देकर वह सिपाही का वेश धारण कर बाजार पहुंची। वहां से उसने एक साधारण सिपाही की पोशाक खरीदी और खुद को एक गरीब और बेसहारा युवक के रूप में पेश किया। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत गरीब परिवार से हूँ। हमारे पास न तो जमीन है और न ही खाने का पर्याप्त साधन। कृपया मुझे अपनी सेना में एक सिपाही के रूप में जगह दीजिए। मैं आपकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करूँगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी विनम्रता और आत्मविश्वास देखकर कहा, ठीक है, तुम्हें महल की पहरेदारी का काम दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना। महल में पहरेदारी करते हुए ज्योति को कुछ दिनों बाद पता चला कि पशुशाला में हर रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। वह जानवरों को नुकसान पहुंचाता था और महल के लोग इससे बहुत भयभीत थे। ज्योति ने तुरंत राजा से अनुमति मांगी। महाराज, मुझे पशुशाला की पहरेदारी का जिम्मा सौंपिए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। राजा ने हैरानी से कहा, तुम्हें मालूम है कि वहाँ एक राक्षस आता है जो हर किसी को मौत के घाट उतार देता है? महाराज, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे यह काम करने दें। राजा ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। ज्योति ने जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर अपनी जगह बनाई। हाथ में तलवार लिए वह सतर्क होकर उस राक्षस का इंतजार करने लगी। आधी रात को उसने देखा कि जंगल से एक बड़ा भयंकर भैंसा सींग उठाए महल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है जिसने पूरे राज्य को आतंकित कर रखा है। जैसे ही भैंसा पेड़ के नीचे से गुजरा, ज्योति ने पूरी ताकत से पेड़ से छलांग लगाई और अपनी तलवार से सीधा भैंसे पर वार किया। तलवार के तीखे प्रहार से भैंसे का सिर धड़ से अलग हो गया। भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और राज्य पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सुबह होते ही यह खबर महल तक पहुंची। राजा ने ज्योति को बुलाकर कहा, तुमने वह काम कर दिखाया है जिसे कोई नहीं कर पाया। तुम्हारे साहस और पराक्रम के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मांग लो। ज्योति ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए। साथ ही मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं अपराधियों को तुरंत दंड दे सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी काबिलियत को देखकर हम तुम्हें इस नगर का कोतवाल नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम इस नगर के अपराधियों को दंड दे सको। ज्योति ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल राज्य को बचाया, बल्कि खुद को एक आदर्श रक्षक के रूप में स्थापित किया। लेकिन उसके मन में अभी भी अपने परिवार को बचाने का संकल्प था।
और वह अगले कदम की तैयारी में जुट गई। कोतवाल बनी ज्योति ने नगर में अपने ससुर धनीराम और पति की खोज शुरू की। धीरे धीरे उसे यह संकेत मिले कि नगर का सबसे बड़ा जौहरी एक संदिग्ध व्यक्ति है। एक दिन ज्योति अपनी कोतवाल की वर्दी में जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने उसे आते देखा तो बड़ी श्रद्धा से बोला, अहो भाग्य, नगर की कोतवाल हमारे यहाँ पधारी है। कहिए कोतवाल जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ज्योति ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी का विवाह निकट है, हमें उनके लिए दुर्लभ और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। यदि तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जौहरी तुरंत अपनी तिजोरी से कई माणिक्य निकालकर ज्योति के सामने रखता है, लेकिन उनमें से कोई भी वो माणिक्य नहीं था जो ज्योति ने अपने ससुर और पति को दिया था। उसने अनमने भाव से कहा, ये सब साधारण है, हमें राजकुमारी के योग्य अनमोल माणिक्य चाहिए। जौहरी हड़बड़ाकर बोला, कोतवाल जी, अब मैं आपको ऐसा माणिक्य दिखाता हूँ जिसे देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगी। ज्योति ने जैसे ही माणिक्य देखा, उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में क्रोध और संतोष दोनों झलकने लगे। उसने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, इस जौहरी को गिरफ्तार करो, ये चोर है। जौहरी चौंकते हुए बोला, कोतवाल जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या चुराया है? ज्योति ने कठोर स्वर में कहा, यह माणिक्य तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। सच सच बताओ, उन्हें कहाँ कैद कर रखा है? जौहरी समझ गया कि अब उसका झूठ नहीं चल पाएगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ज्योति ने फिर दुकान की तलाशी ली। जब उसकी नजर कुर्सी के नीचे रखे पत्थर पर गई, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया, यह पत्थर हटाओ। पत्थर हटाते ही तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। ज्योति ने अंदर झांका तो उसने अपने ससुर और पति को बदहाल स्थिति में देखा। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और उनकी हालत बेहद दयनीय थी। ज्योति ने तत्काल उन्हें बाहर निकाला और चिकित्सा के लिए भेजा। इसके बाद जौहरी को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने नाराजगी से पूछा, यह सब क्या है? ज्योति ने सारा प्रकरण विस्तार से बताया। महाराज, यह व्यक्ति न केवल एक चोर है, बल्कि निर्दोष लोगों को कैद करके उनको अमानवीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर करता है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इस दुष्ट जौहरी को तुरंत कारागार में डाल दो, इसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसके बाद ज्योति ने अपनी वर्दी उतारकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने यह सब स्वांग अपने पति और ससुर को खोजने के लिए रचा था। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करें। राजा ज्योति की ईमानदारी, साहस और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ज्योति, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि इस नगर को एक धोखेबाज से भी मुक्त कराया। तुमने जो किया वह सराहनीय है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस नगर में बसने की अनुमति देता हूँ। साथ ही तुम्हारे नए व्यापार के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। ज्योति ने धन्यवाद दिया। धनीराम और उनका परिवार अब एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उनकी मेहनत और ज्योति की चतुराई ने एक बार फिर परिवार को न केवल जोड़ा, बल्कि उन्हें और मजबूत भी बनाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली अच्छी और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।